जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। क्वेश्चन मसलन बेटा पहले आप इस 1.2 की बात कर रहे हैं इस वक्त? अच्छा हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उसने कहा है कि जनरल ओवरहेड्स इंक्रीज हैं, कॉस्ट बढ़ी हैं। ओवरहेड्स तो एक्सपेंसेस होते हैं ना बेटा, सेल्स तो नहीं है। एडमिन जनरल ओवरहेड्स इंक्रीज हैं जी। और यहाँ से एक और आवाज आई थी मैंने जब कहा पार्ट 2 शुरू करें, दरम्यान में बोला करें जब कैमरा बंद हुआ करे तो, ठीक है। ओ सच्ची, मुझे ऑनलाइन वाले बच्चों ने पिछले 3 सेशन से वैसे कह रहे हैं, 3-4 सेशन से इस दफा फिर कहा है कि जो बच्चा फिजिकल में सवाल करे वो रिपीट कर दिया करें। कोई खुदा बंदा मुझे याद नहीं करा सकता ये बात। मैं पिछले 3 सेशन से ये बात नियत कर रहा हूँ कि जो सवाल हो वो मैं जो है वो रिपीट कर दिया करूँ बच्चों के सामने। यहाँ पे सेल प्रोसीड ड्यूरिंग द ईयर ज्यादा हो जाए बड़े तो ओवरहेड तो उसके साथ तो बढ़ेंगे, ठीक है ना। नहीं देखें, भाई का सवाल है कि अगर यहाँ पे लिखा हो, ऐसे रिवाइज करना था, ठीक है ना, ये बस याद करना। भाई का सवाल है कि यहाँ पर लिखा हो कि सेल प्रोसीड्स चूंकि बढ़ी हैं जिस वजह से एडमिन सेलिंग बढ़े हैं, तो भाई ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कौन सी सेल प्रोसीड्स होने लगी? इंस्टॉल होगा, कंप्लीट होगा, चलेगा तो चीजें बनेंगी और बिकेंगी ना। तो लफ्ज ये सिर्फ इस, मैंने आपको कहा मुझे सिर्फ इस लफ्ज ने परेशान किया है, ड्यूरिंग द पीरियड इन विच प्लांट वाज इंस्टॉल्ड। ये ना होता तो ये जनरल ओवरहेड्स ही थे। क्यों पकड़ रहा है इसको यार, छोड़ दो। चेंज किया मैंने एक चीज को, सोल्यूशन में चेंज कर दिया, किसी वजह से किया ना, देखो बहस करके किया जी बेटा। एबनॉर्मल लॉसेस को क्यों यहां से सब्ट्रैक्ट किया है, नोट में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो यहां पे नजर आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमने इसको एसिडी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया, तो यहां लिख दिया ना, तो यहां लिखने की जरूरत भी नहीं है। जो चीज यहां नहीं आई और सवाल में थी मैंने सिर्फ उसको नोट में डाला, ऐसे बस। जो सवाल हो मुझे ना, अच्छा कभी मैं होता हूं फ्लो में, उस वक्त नहीं छेड़ना मुझे, लेकिन कभी जैसे हो ना मैं रिलैक्स। किसको? ये मैंने उस वक्त बताया था जब आप सोए हुए थे कि यहाँ पे इंक्लूड लिखा हुआ है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया, माइनस करना पड़ा। कुछ इस तरह का सवाल है मेरे ख्याल से कि देखें फैक्ट्री मैनेजर भी है और इधर भी कोई स्टाफ होगा जिन्होंने काम कर दिया होगा, तो अगर उन्होंने आके काम किया, इन्होंने भी किया, तो अलग अलग ही पैसे मिलेंगे ना। इन दोनों को मिक्स कर नहीं, वो तो वैसे फैक्ट्री एक्सपेंस में होती है, कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी होती है, एडमिन में वैसे ही नहीं होती, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर 250 को नहीं लिया हमने, तो ये फिर क्या होगा? हो सकता है कि सुपरवाइजर से सुपरविजन करा लियो जो ओवरहेड्स के अंदर डाल रहे हैं। वैसे बाय द वे फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी एडमिन एक्सपेंस नहीं होती, वो तो कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी होती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। अच्छा कॉस्ट पढ़ रहे हो तुम साथ साथ जी, ठीक है बेटा। भाई बिल्कुल सादा सी बात है। यहाँ पे 4 लोगों का लिख देते ना। इधर देखो बेटा, मेरी बात सुनो, यहाँ पे लिखा होता, एक मिनट, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, सैलरी ऑफ फलाना, सैलरी ऑफ फलाना, सैलरी ऑफ फलाना, इनमें से जिसको आप सिर्फ प्लांट के लिए एक्स्ट्रा पे करते वो ऐड करते, जिसको पर मंथ पे करते उसको इग्नोर कर देते, ठीक है। और उस फैक्ट्री सैलरी को इसके साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये तो कुछ भी और हो सकता है। मैं मिसाल लेता हूँ, आप जब इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो वहां पर आपका बहुत ज्यादा जो है वो बिजली का खर्चा आया, फ्यूल का खर्चा आया, जनरेटर चलता रहा, तो वो क्या थे? वो ओवरहेड्स ही थे, वो एडमिन वगैरह में पड़े होंगे लेट्स से, तो वहां से शायद वो यूज हो गए। तो बस ये लफ्ज ना होता तो मैं इसको ना करता। पता नहीं क्यों पढ़ लिया तुम, माफी दे दो। चलिए आगे, बदला लूंगा बदला। क्वेश्चन 4 का बी मुश्किल सवाल है आपका होमवर्क है। मुश्किल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें लिखा हुआ है फॉर द ईयर 31 दिसंबर 13, 14, 15 कंप्यूट रेलेवेंट अमाउंट्स टू बी इंक्लूडेड इन इनकम स्टेटमेंट एंड, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा आप इसकी बजाय सिर्फ फिगर्स ना कंप्यूट करें बल्कि एक्सट्रैक्ट्स बना दें, ठीक है। तो फॉर द ईयर 31 दिसंबर 13, 14, 15 प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो नहीं रिक्वायर्ड ना, लिखा हुआ है ना नहीं रिक्वायर्ड, तो इसलिए बताने की जरूरत नहीं है अभी। नोट बनाना पहला जब सीखेंगे तो बताऊंगा नोट्स क्या होते हैं। पीपी का नोट बनाएंगे ना इंशाल्लाह इसी टॉपिक में, तकरीबन कोई 17-18 लेक्चर पे जब रिवीजन खत्म कर लेंगे तो फिर नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो बताऊंगा ये नोट्स क्या होते हैं। फिलहाल तो नॉट रिक्वायर्ड। प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स, चलो दोनों ही आ गई, ठीक है। तो आपने सिर्फ कैलकुलेट नहीं करनी फिगर्स जी, मैं उधर ही जा रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स ये फिगर्स नहीं निकालनी बल्कि इनको प्रेजेंट करना है। इनकम स्टेटमेंट में कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में कौन सी चीज कहाँ आएगी, ठीक है। अच्छा अब सवाल के अंदर मोटी मोटी अगर बात देखें तो इन्होंने भी स्पेशलाइज्ड मशीन मंगवाई है, लिस्ट प्राइस है, फ्रेट चार्जेस है, इंस्टॉलेशन है, स्टाफ ट्रेनिंग है, जो आपने ऐड करना है वो लेना नहीं, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग है। अब यहाँ पे कोई सेल प्रोसीड का जिक्र नहीं है, ऐड करेंगे, परचेज ऑफ 3 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, पता नहीं क्या करेंगे आप, ठीक है। एस्टिमेट रेज़िडुअल वैल्यू पता नहीं क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट है, सेटलमेंट डिस्काउंट है, पता नहीं दोनों का क्या करेंगे। और इंट्रो में तो पढ़ा हुआ है पर मेरे पास नहीं पढ़ा हुआ। आउटपुट मेथड अगर लाइफ आवर्स में, यूनिट्स में, माइल्स में गिवन है तो फिर आपको आउटपुट मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं यहाँ नहीं लगवा रहा, उसको मैं अलग से एग्जांपल में बताऊंगा, ये तो आप ही करेंगे। इसमें ये मसला भी नहीं है, मसला आगे है। बहरहाल मशीन आज यूज ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 13, 14, 15 वर्ष 2000 3200 एंड 1400 ऑन यकम जनवरी 15 अपग्रेड किया उन्होंने मशीन को, नया कंपोनेंट ऐड किया। अब अपग्रेड किया तो इसको
कैपिटलाइज करना है। लेकिन अगला मसला क्या है, टाइम पर यूनिट जो है वो रिड्यूस हो गया है, यानी कि एस्टीमेट चेंज भी है। तो मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ, कल होमवर्क दिया था तो वो भी आपको अप्लाई जो भी है। देखो ना, मिसाल के तौर पे मैंने पढ़ा के भेज दिया आपको, ये सवाल पर्चे में आ गया। मैंने आउटपुट मेथड भी कहीं पढ़ाया हुआ था, मैंने एस्टीमेट चेंज भी कहीं पढ़ाया हुआ था। ये सवाल के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको पढ़ मुसीबत गई पर्चे में, लेकिन वो मुसीबत पर्चे में पढ़े इससे बेहतर है आज घर पे पढ़े, ठीक है। तो 10 मार्क्स जरा इसके लिए थोड़े से आपको कम लगेंगे, कोई बात नहीं। आप 18 मिनट की बजाय मेरी तरफ से डिस्काउंट है, 20 मिनट में सवाल को कर लीजिएगा, ठीक है। 20 मिनट में आपने सवाल को करना है। देखो, जो चीज आती है उसमें देर नहीं लगानी, ठीक है ना। वो अलग बात है, कल जब मैं जिस तरतीब पे डालूंगा वर्किंग को, सवाल को, आप कहोगे हाँ यार अगर ऐसे हम करते ना तो ज्यादा आसानी से हो जाता। बहरहाल आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉस्ट निकालनी है। जब कॉस्ट निकल आई तो फिर उसको उसी वर्किंग के फॉर्मेट में डाल देना जो आपको सिखाई हुई है, ठीक है। कॉस्ट लेस डेफिसिट, लेकिन डेफिसिट निकालते हुए आपको स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस वाला चक्कर नहीं करना, बल्कि वो मैं आपको रिवाइज कराने लगूंगा अगले 5 मिनट में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इस सवाल के ऊपर करवा के आपका सारा मजा किरकिरा कर दूं, ठीक है। चेंज इन एस्टीमेट अलग सिखाऊंगा, आउटपुट अलग सिखाऊंगा, ये आपका टेस्ट है, रोज ही आपका टेस्ट होता है। लेकिन ये टेस्ट तब है जब आपने सोल्यूशन चाहती ना मारा। एक बार पूरा सवाल देखो, प्लीज इसको समझो, समझ जितना आए उतना कर दो। कामयाब होना है तो जितना समझ आए उतना कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल, हम तीसरा मेथड आज करने जा रहे हैं जी, और वो मेथड है आउटपुट। आउटपुट मेथड, इसको यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड भी कहते हैं, इसको आर्स मेथड भी कहते हैं, माइल्स मेथड भी कहते हैं। लिख लो, लिखने का नाम तो फिलहाल मैं तो सभी लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल बनाते हैं जी अपनी छोटे सवाल को। सवाल में क्या रखा है, हाँ जी, सवाल में तो होमवर्क रखा है, हम तो आउटपुट मेथड सीख लेंगे। कैसे, मैंने एक एसिड खरीदा है जी, कॉस्ट है उसकी 500, ठीक है जी। डेट ऑफ परचेज है उसकी 1 जनवरी 15। अच्छा, डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 15। ऐसी यूजफुल लाइफ लिखी हुई है, यूजफुल लाइफ लिखा होता है, एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है। एस्टिमेटेड लाइफ इसकी कर लें जनाब 50 यूनिट्स। हमने एक प्लांट लगाया है और उससे टैंक बनाएंगे, तो 50 टैंक बना सकता है वो प्लांट, 50 यूनिट्स बना सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ईयर वाइज प्रोडक्शन में आपको बता देता हूं जी। तो ईयर, फर्स्ट ईयर जो 2015 है, 2015, इसमें ये सवाल अब बन रहा है, सवाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। इतने सवाल होते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है भाई आपको मैं ना कोई नया सवाल क्लास में कराऊंगा, जितने सवाल हैं वो आप करें खुद, मतलब फिर वैसे उनमें से कोई एक हो जाए तो है जी। वैसे भी ज़्यादा मजे का नहीं लगता, क्लास में एग्जाम्पल आ जाती है जी। मिसाल के तौर पे आपको ऑर्डर आया, 5 टैंक आपने बनाए पहले साल में, आपके टैंक बड़े जबरदस्त थे, एक खिलौना टैंक है, ठीक है। आपको आपके टैंक मार्केट में बड़े पसंद किए गए, और अगली बार आपको माशाल्लाह से आर्मी से ही आ गया ऑर्डर, और आपने 25 टैंक बना दिए। उसके बाद अब जाहिर सी बात है, टैंकों की ये खपत थी वो तकरीबन पूरी हो गई, तो 17 के अंदर आपने सिर्फ, अच्छा ऐसा कर लें, जरा 12 कर लें, थोड़ा 3 साल में खत्म कर लेना यार, लाइफ में सवाल लंबा हो जाना। और ये 28 हो गए और ये 10 पूरे हो गए, नहीं हुए पूरे, हो गए पूरे, चलो 3 साल में हमने ये एसिड को खत्म कर दिया। मैं मर्जी का सवाल, ठीक है, 3 साल में पूरा भी करना था। अच्छा, अब मेरा सवाल, आपको मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड की गाइडेंस है मेथड की सिलेक्शन पे, तो बताओ हर साल फायदा बराबर आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन लगाएं? अच्छा, हर साल क्या फायदा जो है वो रिड्यूस हो रहा है कि हम रिड्यूसिंग बैलेंस लगाएं? ये तो अजीब ही मामला है, पहले साल फायदा कम, यानी कम यूनिट्स बनाए, फिर ज्यादा और फिर कम, तो फिर कोई भी दोनों में से नहीं लग सकता, ठीक है। तो फिर इसके लिए हमारे पास एक और मेथड है जिसको कहते हैं, अच्छा रेजल वैल्यू भी ले लो यार, फॉर्मूला तो पूरा हो। रेजल वैल्यू कितनी करनी है? 10 कर लें, 25 करें, 25 जरा डिफरेंट हो, 25 रुपए, ठीक है। फिगर बहुत राउंड अजीब सी आ जाएगी, चलो खैर। अच्छा जी, अब वही फॉर्मेट, डेट, डिस्क्रिप्शन और एसिड। अच्छा, अब किस दिन एसिड खरीदा? 1 जनवरी 15। कॉस्ट क्या है इसकी? 500, ठीक है। अच्छा, अब इस मेथड के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन जो है उसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड, टोटल एस्टिमेटेड लाइफ, टोटल एस्टिमेटेड, हाँ ठीक है, यूनिट्स नहीं लिख रहा ना, यूनिट्स इसलिए लिख रहा कि आवर्स में हो, फिर माइल्स में हो, फिर पर टोटल एस्टिमेटेड लाइफ ईयर्स में नहीं है, ठीक है ना। अब जिसमें है यूनिट्स में है तो डिवाइड करोगे पर यूनिट आ जाएगा, आवर्स में है डिवाइड करोगे तो पर आवर डेफिनेट रेट आ जाएगा आपका, तो जितने आवर जितने यूनिट चलेंगे फिर डेफिनेट आती जाएगी, ठीक है ना। चाहे टोटल एस्टिमेटेड लाइफ इनटू आउटपुट, चलो फिर यूनिट्स ही कर दो, टोटल एस्टिमेटेड लाइफ यूनिट्स में, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि फिर अगला फॉर्मूला आ जाए। आवर्स हो तो फिर नीचे आवर्स आएंगे, तो फिर पर आवर आएगा, तो फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे? फिर उस साल के आवर्स के साथ, ठीक है ना। तो अब ये यूनिट्स मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, तो इसलिए आप यूनिट्स यूज कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो कॉस्ट माइनस और टोटल एस्टिमेटेड लाइफ यूनिट्स में इनटू यूनिट्स इन रेलेवेंट ईयर, या कुछ भी लिख लें, ये कोई अंग्रेजी जरूरी तो नहीं है कि अंग्रेजी वाला आपने को याद करना है, आपको वैसे ही पता है, क्योंकि आपने जब ये काम कर लेना है तो आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो पर यूनिट आ जाएगी। आप जब ईयर से डिवाइड करते थे स्ट्रेट लाइन में,
तो आपकी डेप्रिसिएशन पर ईयर आ जाती थी। आप यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आ जाएगी। अब जितने यूनिट से जिस साल में बने हैं उतना डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो ये जनाब हमारा फॉर्मूला है 500 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 50। अब ये टोटल इसकी लाइफ यूनिट्स में गिवन है, ठीक है। अब जब 50 से डिवाइड कर दिया ना तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो पर यूनिट आ चुका है, ठीक है जी। अब आपने जितने यूनिट जिस साल में बनाने हैं उतनी डेप्रिसिएशन चार्ज होती जाएगी जी, इंटू पहले साल 12 थे 12। ये तो कहा नीचे ले जाता हूँ यार, कॉस्ट ओ डिस्क्रिप्शन जी, डेप्रिसिएशन आ रही है जी, लिखना ही था बस जी। 500 माइनस 25 डिवाइड बाय 50 पर यूनिट डेप्रिसिएशन निकल आई। अब सुकून से आप जितने यूनिट्स बनाओ उतना डेप्रिशिएट करते जाओ इसको जी। 114 बुक वैल्यू, अच्छा राउंडिंग करें तो कोई नहीं, एंड पे फिर 1 आधा रुपया माफ कर देना, पूरा जो वैल्यू बाद में डाली ना, पहले तो मैंने हिसाब सही रखा था। बुक वैल्यू 380, उसके बाद ये 31 दिसंबर 15 की डेप्रिसिएशन थी तो 31 दिसंबर 15 की बुक वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद 31 दिसंबर 16 में डेप्रिसिएशन है तो बिल्कुल वही जो कैलकुलेटर पे निकला था वो लिखकर भी रख सकते थे आप, पर यूनिट डेप्रिसिएशन वो भी यूज हो सकती है, ठीक है। वैसे कितनी निकली थी? ओके, पर यूनिट 9.5 रुपीज की डेप्रिसिएशन है। अब 16 वाले साल में माशाल्लाह 28 यूनिट्स, तो जितने ज्यादा यूनिट्स बनेंगे उतने ज्यादा डेप्रिसिएशन 266 माइनस करके बताओ 120 की बुक वैल्यू आ गई, ठीक है जी। उसके बाद 31 दिसंबर 17 इसकी जिंदगी का आखिरी साल, डेप्रिसिएशन वही 9 पॉइंट समथिंग जो थी, चलो छोड़ो मैं तो दोबारा ही लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 50 क्योंकि आपको फॉर्मूला याद कराना है जी, इनटू 10 यूनिट्स जी 95 और बच गई वही। तो असल में मैं ये देखो इसी फॉर्मेट के ऊपर आपको तीसरा मेथड करवा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मेट वर्किंग का सिर्फ एसेट को प्रेजेंट करने के लिए है कि एसेट इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो हर साल के एंड पे बुक वैल्यू दिखा रहा है। इस फॉर्मेट का डेप्रिसिएशन मेथड से कोई लेना देना नहीं है। डेप्रिसिएशन मेथड जैसे उस दिन दोनों आमने सामने लिखकर मैंने एनसर्कल किया था वो उसी तरह से इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन मेथड सिर्फ ये पढ़े। स्ट्रेट लाइन होता तो 500 डिवाइड बाय लाइफ कर देते और फिर हर साल वही करते फॉर्मेट जी। रिड्यूसिंग बैलेंस होता तो रेट पहले साल पे कॉस्ट पे लगता और सब्सिक्वेंट ईयर्स में बुक वैल्यू पे लगता। फर्क किस में आ रहा है? सिर्फ ये डेप्रिसिएशन के आगे वाली वर्किंग में, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन मेथड है जो चेंज हुआ। तो ये आपका जनाब आउटपुट मेथड है। मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला था नहीं, पढ़ा तो आपने हुआ था, लेकिन जरा एक बार मेरी तसल्ली भी हो गई कि जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनको भी अब बहुत ईजी है, बिल्कुल सिंपल है, पता तो लग गया। अब आपके सवाल में क्या है? आपके सवाल में लाइफ आवर्स में गिवन है तो डिवाइड करोगे आवर्स के साथ, पर आवर डेप्रिसिएशन आ जाएगी और जिस साल में जितने आवर्स काम किया उतना डेप्रिशिएट होता जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मसला क्या आना है? मसला ये है कि दो मसले हैं। पहला मसला अपग्रेड हुआ, पढ़ाया ही नहीं हुआ अभी आपको सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। आप लोगों ने तो पढ़ा होगा इंट्रो में, लेकिन मैंने तो नहीं ना पढ़ाया अभी, ठीक है। तो कोई नहीं, कभी कभी ऐसा होता है मैंने कोई गोली करा दी हो किसी टॉपिक में और पर्चे में वो आ गया हो तो खुद कुछ दिमाग को चलना आना चाहिए ना, बुरा वक्त को 10 के अंदर। इसलिए आपके ऊपर आन पड़ा ये सवाल, आपने इसमें अच्छा परफॉर्म करना है इंशाल्लाह, ठीक है ना। जो समझ में आया करना है, पूरी ईमानदारी से एक बार सारा सवाल कर देना। फिर जब मैं आपके सामने कल सवाल करूंगा ना तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ अकाउंटिंग में आखिरी फिगर के कटिंग करके नंबर इकट्ठे नहीं आ जाते, हर पॉइंट के ऊपर नंबर्स हैं। आप कॉस्ट निकालने में मेहनत करोगे आपको उसके नंबर मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा मैं मार्किंग स्कीम आपके साथ फिर शेयर करूं ताकि आपके सामने ये मामला है कि इतना मुश्किल सवाल था, 2-3 चीजों में मुझे मसला भी आया, लेकिन सर की मार्किंग के हिसाब से तो मेरे पासिंग मार्क्स फिर भी आ गए और आते भी हैं। और ये मैं आईकैप की गाइडेंस आपके साथ शेयर करता हूं कि मिसाल के तौर पर आपने कॉस्ट निकालने में गलती कर दी, कोई इस कॉस्ट की फिगर निकालने के लेट से 3 नंबर थे मिसाल के तौर पे, तो एक गलती से 0.5 कट गया, 2.5 आ गए। अब ये कॉस्ट लेके आप इस वर्किंग के फॉर्मेट में डालेंगे। अब इस कॉस्ट को पकड़ के डेप्रिशिएट करेंगे तो आपके ख्याल में क्योंकि कॉस्ट गलत तो डेप्रिशिएशन गलत तो नंबर यहां भी कटेंगे, ऐसा नहीं है। मैं कई बार आपको बता चुका, एंड तक बताता रहूंगा। आई कैप जाके पूछ लो भाई, एग्जाम वालों से कैजी मिलवा दें, हमें नहीं मिलेंगे चले किसी से लिख के दे दें, ईमेल कर दें, आपको क्लियर बताएंगे वो। आई कैप की गाइडेंस आपको बता रहा हूं। वो नंबर आधा कट गया, 2.5 नंबर आ गए। अब इस फॉर्मूला के डेप्रिशिएशन एक्सपेंस निकालने का अगर आधा नंबर था तो गलत कॉस्ट लिखकर भी लाइफ सही डिवाइड किया, ठीक है, सही सही फिगर से मल्टीप्लाई किया, इसका आधा नंबर है तो ये मिले। इस बुक वैल्यू का नंबर रखा तो मिलेगा, हालांकि कॉस्ट गलत हो चुकी है। तो इसलिए पूरा सवाल पूरी ईमानदारी से एक बार करना है, गलती इंशाअल्लाह होगी, अल्लाह करे हो, गलती सीख लेना हम, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं जब कल आपके साथ उसको शेयर सवाल को करूंगा, मैं मार्किंग स्कीम भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। सवाल सारा भी आप करके आ जाए, मेरा दिल है वो सवाल अच्छा मैं करवाऊंगा, तो आपको नजर आएगा कि काफी सारे नंबर आपके पासिंग मार्क्स तो हर कोई ही ले लेगा। हालांकि मैंने सवाल नहीं पढ़ा, सवाल में आपके साथ पढ़ता। मसला कहां से है? मसला यहां से आना है, ये अपग्रेड होना है जिसकी वजह से एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ जो है वो बदल रही है, रेजल वैल्यू भी बदल रही है। तो ये जो जुमला है ना ये गड़बड़ है, ठीक है। बहरहाल इसका थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं ना कफारा, वो मैं इस तरह से अदा करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं एस्टीमेट चेंज इसका नहीं पर हल्के फुल्के सवालों का आपको डिस्कस करने ही लगूं। तो थोड़ा सा वहां से आइडिया हो जाएगा कि एस्टीमेट चेंज हो तो करना क्या है। मैं ये करवा सकता हूं इतनी देर में, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप इसके ऊपर एक अच्छी सी ट्राई करें। आप इसको 20 मिनट्स में कर लीजिएगा, ठीक है। टेक्स्ट चूंकि प्रॉपर बनाने हैं तो 2 मिनट मैंने बढ़ा दिए, बाकी किसी का 25 मिनट में भी हो जाए तो मुझे उससे कोई मसला नहीं होगा। ओके, आ जाओ भाई, पास पेपर 4 होमवर्क में सिर्फ उसका बी पार्ट, सिर्फ यस ए पार्ट में क्या है? बोले बोले जी बेटा, बिल्कुल है, यस नहीं बेटा, भाई का सवाल है,
क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन एक एस्टीमेट है, तो क्या वो गलत एस्टीमेट ही है? हाँ, तो क्या क्या नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से जो अच्छा लगा, सही लगा, वही किया ना। तो यही तो अकाउंटिंग के अंदर हम कर रहे होते हैं। हम एक सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं, आप तो आगे देखेंगे हजारों एस्टीमेट्स होंगे, हम बहुत सारी एस्टिमेशन देते हैं। यही तो हम अकाउंटेंट्स की प्रोफेशनल जजमेंट होती है, जिसकी बेस पे हम अपनी जजमेंट को यूज करते हुए एस्टिमेशन कर रहे होते हैं। और इसी एस्टिमेट होने की वजह से, क्योंकि अंदाजा है, इसमें जब चेंज आती है, तो जब चेंज का पता लगे तो उसको हम चेंज कर लेते हैं अगले सालों में जाकर, तो उसमें कोई मसला नहीं है। अंदाजा ऐसे नहीं लगाना कि रात को सोए तो बाबा जी ने आगे कहा 10 साल लाइफ रख लो तो रख ली, ठीक है। उसके पीछे बहरहाल कोई ना कोई रीजनेबल बेसिस होती है। अब जब यूजफुल लाइफ वाला सफा पढ़ेंगे ना हम, उसमें लिखा होगा कि हम लाइफ को एस्टिमेट लगाते हैं, उस वक्त हम बेस्ट जजमेंट यूज करते हैं। 10 साल चलेगा, 2 साल बाद लगा नहीं यार 10 साल नहीं चलेगा, कम चलेगा या ज्यादा चलेगा, तो एस्टिमेट बदल गया, कोई बात नहीं, उसकी अकाउंटिंग तो सिखाने लगो, ठीक है। एस्टिमेशन मतलब यही है, अंदाजा। इसके बगैर हमारे पास कोई हल भी नहीं है, पर हम अंदाजा अपनी जजमेंट को यूज करते हुए बेस्ट लगाते हैं। उसमें कोई चेंज आए तो काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। बेटा सबके पास जाती हैं और सबको ये पता है, यही तो बताया जा रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपका एसेट कॉस्ट 100 रुपए वाला एसेट, 100 रुपए का एसेट आपका 20 रुपए की वैल्यू लूज कर चुका है और बुक वैल्यू पे नजर आ रहा है 80, तो ये 80 रुपए की बुक वैल्यू सबको पता है, एक एस्टिमेटेड 20 रुपए की फिगर माइनस होने के बाद निकला है। फिर अगली बात, ये 80 तो बुक वैल्यू है। अभी मोतरजीन ने ये इतराज करना है कि किताबों में ये 80 पे चीज आ रही है, मार्केट में तो पता नहीं कितने की है, तो उसी के लिए तो रीवैल्यूएशन मॉडल हम पढ़ेंगे, तो अगर पसंद हो तो उस पर चले जाए, कोई मसला नहीं है। कुछ हो कुछ रहा होता है, हमने कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, जो हो रहा होता है करीब करीब वही रखा होता है हमने। ऐसे कैसे कह देते हैं कि आप हम मुंह आगे कुछ भी कर देते होंगे, अकाउंटेंट्स हैं जी। ओके, उमर परचेज एंड एसेट से पहले जरा यहां पे बात शुरू की थी हमने कि डेप्रिसिएशन चूंकि एक एस्टीमेट है, यही तो बात अब हो रही है। डेप्रिसिएशन क्या है भाई? आपस में बातें करनी है, मुझसे सवाल करना है। क्या पोस्ट क्वेश्चन रिव्यूज चल रहे हैं? हाँ दो भी जी। तो डेप्रिसिएशन जैसे अभी भाई ने जब अभी फरमाया है भाई ने कि डेप्रिसिएशन क्या है, एक एस्टीमेट है, तो बेस्ट जजमेंट वाला एस्टीमेट होता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। और अगली बात, ये यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, जिनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, शायद आपको इंट्रो में ये बेसिक बात पता लगी हो, नाम पता लगी हो तो अभी पता लग जाएगी, आगे पता लग जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं इस नजरिए से कि जो इनको यूज करेगा उसको बेसिक नॉलेज अकाउंटिंग का है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या है। तो जिनके लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है उनको पता है कि डेप्रिसिएशन इज एन एस्टीमेट। उसके लिए जब नोट बनाएंगे लाइफ भी लिखी होती है, ये लाइफ हमने यूज किया है, ये जजमेंट होती है, उसकी बेस पे बनी होती है चीजें, सबको ये पता होता है, ठीक है। इसके अलावा हल भी हमारे पास कोई नहीं होता। खैर, तो एस्टीमेट जब हम लगाते हैं उसकी बुनियाद पर कैलकुलेशंस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमारी चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। जैसे आपने टैक्स की कैलकुलेशन की, कैफ 2 पढ़ रहे हैं ना, कितने बच्चे पढ़ चुके हैं कैफ 2? ये बच्चे तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त समझ लेंगे, और जो पढ़ रहे हैं वो भी इंशाल्लाह कुछ अरसे में समझ लेंगे। तो कैफ 2 के अंदर आप अपनी एक टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, आप अपना अकाउंटिंग वाला प्रॉफिट पकड़ लेते हैं, उसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं, कुछ लेस। बेसिकली वो प्रॉफिट टैक्स वालों के हिसाब से प्रॉफिट नहीं होता, कुछ चीजों को मानते नहीं है, कुछ को मान रहे होते हैं, तो हम सही करके एक टैक्स कैलकुलेट करते हैं और अपने साल में उस टैक्स की एंट्री भी कर लेते हैं। लेकिन लेट्स से 30 जून हमारा ईयर एंड जो हुआ था, उसमें हमने टैक्स कहा जी हमारा 150 रुपया बनता है। जब सितंबर में पे करने गए, असेसमेंट का वक्त, ये भी आप पढ़ेंगे आगे, टैक्स वालों ने कहा नहीं जी ये तो 170 बनता है या ये 130 बनता है, कम या ज्यादा हो सकता है ना, तो इसको भी क्या कहते हैं, चेंज इन एस्टीमेट। ये देखेंगे आप FAR 2 में जाके, हमने अपने अंदाजे के मुताबिक बेस्ट कैलकुलेशन करके टैक्स एक्सपेंस निकाला था। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस साल की उस साल में उसकी एंट्री भी कर दी, अगले साल जाके पता लगा जी अंदाजे में कुछ चेंज आ गया, तो कोई मसला नहीं है, इसी को तो चेंज इन एस्टीमेट कहते हैं, और इसको मैंने कल कहा था रिट्रोस्पेक्टिवली हमने अप्लाई करना होता है, ठीक है, सही है। बहुत इधर उधर के सवाल आप लोग कर रहे हैं वैसे, आज मुझे समझ नहीं आ रही क्यों। चेंज इन एस्टीमेट, फॉलोइंग एस्टीमेट्स में चेंज ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एन एसेट, रेजिडुअल वैल्यू लाइफ और मेथड। इसको चेंज अगर आ जाए इसमें, तो उसका क्या हल है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का पैटर्न बदल जाएगा। जाहिर सी बात है, मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ। एक तो ये मिसालें जो है ना, ये नहीं जान छोड़ रही, मजा आता है ना इन मिसालों से, समझ आ जाती है ना चीज। हाँ मजा आता है, क्या बाद में जनाब सवाल हम पे फेंक देता है। हाँ सही है ना, अच्छा है ना, जितने साल बन गए उतने साल का डाटा आ जाएगा, 5 बने। तो जी मिसाल के तौर पे मेरा एक 100 रुपए का एसेट है, कभी 90 भी कर लें सर, अच्छा 90 रुपए का एसेट था, और मैंने सोचा था कि ये 3 साल पर चलेगा, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन बनती थी 30 रुपए। अब मैंने सोचा था 30-30 करके 3 साल में ये एसेट खत्म हो जाएगा, ठीक है, 20, 21, 22, 30-30 करके 3 साल में ये एसेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बात बैठ के समझाता हूं, ठीक है। लेकिन 1 साल गुजरा तो हमने एसेट को देखा, एसेट ने हमें देखा, हमने कहा यार एसेट तुम तो कमाल हो, हमें तो लगता है कि तुम मजीद 2 साल, मतलब मजीद इस दिन खड़े हो, आप इस दिन खड़े, ये आप खड़े, ठीक है, ये आप खड़े, आपने कहा एसेट तुम तो अभी मजीद 4 साल और चल जाओगे, यूं कह लें, या यूं भी कह सकते हैं एसेट तुम तो टोटल आप 5 साल चलने की अहलियत रखते हो। पहले हमने सोचा था तुम पहले 3 साल चलोगे, लेकिन अब तो तुम 5 साल चलने की अहलियत रखते हो। ये भी यूं भी बोल सकते हैं, यूं भी बोल सकते हैं कि अब बकाया तुम 4 साल और चलोगे। अब इस दिन खड़े होकर एस्टीमेट क्या हो गया, चेंज। अब पिछले साल में जो हुआ भाई, हमारा उस वक्त अंदाजा यही था बेस्ट जजमेंट के हिसाब से, तो हमने वो कैलकुलेशन कर ली थी। अब उसमें कोई मसला नहीं है, अकाउंटेंट्स बहुत सारे एस्टीमेट यूज करते हैं, तो हमने भी अपने एस्टीमेट को यूज किया था। हमने अपनी जजमेंट के हिसाब से 3 साल लाइफ को देखते हुए एसेट को 30 रुपए डेप्रिसिएट कर दिया था, और वो 60 पे नजर आ रहा था। अब यहां पे खड़े होकर एसेट की बुक वैल्यू कितनी है,
हाँ, अब यही तो स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि आपने अब जो हुआ सो हुआ, उसको कभी भी नहीं छेड़ना। अंदाजा था, बदल गया, कोई मसला नहीं, अंदाजों में तो चेंजेस आती रहती हैं। अब आपने ये करना है कि जो 80 बचा है ना, इसको ऑनवर्ड्स अब सही कर लें, यानी अब अगले 60 जो बचा है इसको आपने सही कर लेना है। अब जो बकाया साल्स हैं उनको सही कर लें। अब मेरा सवाल, मैंने तो कल फॉर्मूला लिख दिया था ना, मैं इसको लॉजिकली मैंने क्या बता दूं। मुझे बताओ, अगर हम पुराने पैटर्न पर ही चलें और हम 30 ही डेप्रिशिएट करें तो क्या होगा? 23 और 24 में एसिड चल रहा होगा। एसिड नहीं, एसिड तो होगा ना, डेप्रिशिएट हो गया होगा, एसिड तो चलता रहेगा ना भाई। एसिड फुली डेप्रिशिएट हो जाए तो क्या मतलब बंद हो जाता है? चल सकता है, डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। बहरहाल मसला क्या है, एसिड 4 साल फायदा देगा, कॉस्ट 2 साल में एक्सपेंस आउट करके आप बैठे होंगे। तो इसका मतलब अब ये तो मुमकिन नहीं है कि ओरिजिनल कॉस्ट ही डिवाइड हो। कोई और ऑप्शन दो आपको। जो ओरिजिनल कॉस्ट को ना हम यूं करते हैं, 90 को हम 5 पे डिवाइड कर देते हैं, कितना आंसर आता है? ऑप्शन 1 ये हो गया ना कि 90 को 3 पे डिवाइड करते हैं, वो तो काम नहीं चला। 5 पे करके देखते हैं। 5 ये हो गया टोटल लाइफ, बोलो 18। चलो जी 18 18 18 18 लो। अब अगला मसला क्या आ रहा है? कितना बना है वैसे ये बताओ, कितना हो गया? एसिड 60 का पड़ा था, 72 पे डेप्रिशिएट हो गया। हाँ, ये भी नहीं हो सकता। चलो जी, ऑप्शन है ना, ऑप्शन। अच्छा, किसको? 90 को? चलो भाई, नहीं ठहर जाना, वो एक और ऑप्शन है यार। ठीक है, लो जी, दूसरा ऑप्शन भी क्या? ठीक है, तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। भाई ने कहा 90 को 4 पे डिवाइड करके देख ले। चलो ये कर लेते हैं, बोलो 20 22.5 22 कर लो, 23 कर लो, 22 कर लो, जरा मैंने राउंड कर दिया है, माजरत। ठीक है, वो सही है। अब बताओ टोटल कितना बनता है? हैं? सुभान अल्लाह, 60 का एसिड बचा हुआ था, यानी टोटल एसिड 90 का था और हम इंशाल्लाह उसको 120 रुपए डेप्रिशिएट कर देंगे। नेगेटिव एसिड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं बचा। अब एक ही चीज बची है कि 60 को पकड़ें और उस 60 को ले जाएं 4 रिमेनिंग। अच्छा, 60 को 5 पे भी करके देख लो अगर कहते हो तो। रहने देंगे फिर, ठीक है, काफी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आया। 60 जो बुक वैल्यू है इस वक्त, एस्टीमेट चेंज के दिन, अब जितना पर एसिड पड़ा है उसको पकड़ो और रिमेनिंग लाइफ कितनी है इस दिन? अच्छा, 5 भी करके देख लो जरा, ऐसे दिल कर रहा है जी। 5 12 12 12 12 12 ठहर जाओ, ऑप्शन चल रहे हैं सब। 12 12 12 12। कोई आपके दिल में शुभ आ रहा है इस फॉर्मूला के बारे में? ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 12 चौके 48, तो एसिड की लाइफ खत्म हो जाएगी और 12 रुपए अभी भी पड़े होंगे जो डेप्रिशिएट होने हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं। अब आखिरी ऑप्शन ही बचा है एमसीक्यूज में, ऑप्शन नंबर 5। 60 को पकड़ो और रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करो, बोलो 15 15 15। हैंड्स प्रूव्ड। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला लग ही नहीं सकता था जो मैंने आपको लगवा दिया था पहले ही, ठीक है ना। तो हमने क्या लेना है जी? बुक वैल्यू। किस दिन की बुक वैल्यू? चेंज के दिन की बुक वैल्यू। और उसको किस पर डिवाइड कर देना है? क्या लाइफ कौन सी यूज करनी है? रिमेनिंग लाइफ, ठीक है। और रिमेनिंग लाइफ भी किस दिन की? जैसे बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज है, वैसे ही रिमेनिंग लाइफ भी एट द डेट ऑफ चेंज ही लेनी है, ठीक है। याद रहेगा ये, बल्कि यूं लिखता हूं ना मैं, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, ठीक है। और रिमेनिंग लाइफ भी एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, ठीक है जी। बल्कि इसको तो आगे लिख लें, ये आपको याद रखवाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही आता है, बच्चा जो है ना वो रिमेनिंग लाइफ पता नहीं कहां खड़े होकर निकालने लग जाता है, ईयर एंड पे पहुंच जाते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। तो भाई बुक वैल्यू भी किस दिन की? बुक वैल्यू भी किस दिन की? चेंज इन एस्टीमेट। और रिमेनिंग लाइफ भी किस दिन खड़े होकर निकालेंगे? चेंज इन, बस इतनी सी बात है। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू के बारे में बात यह है कि अगर सवाल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू गिवन है और चेंज नहीं आया तो वही वाली यूज कर लेना, ये नहीं कि जीरो अज्यूम कर लो। और अगर सवाल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू भी रिवाइज कर दे तो इसी फॉर्मूला में बस रेजिडुअल वैल्यू को रिवाइज करके यूज कर लेना, ठीक है। तो ये इतना सही है जी, चेंज इन एस्टीमेट। ये क्या करेंगे? बुक वैल्यू निकालेंगे एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, ठीक है। और फिर दूसरी चीज क्या निकालेंगे? रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, और हमारा सवाल खत्म। जो मर्जी हो, हमारा अकाउंटिंग एस्टीमेट के चेंज की अकाउंटिंग ये है। एस्टीमेट चेंज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है वो ये है, ठीक है। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? कल कह रहे थे आप लोग नहीं पढ़ा हुआ था? अच्छा, मजे की बात ये है कि जिस फॉर्मेट पे हम वर्किंग करते हैं ना, ये बुक वैल्यू हमें वैसे ही रेडीली अवेलेबल होती है। अगर इसके आर्टिकल फॉर्मेट पे चल रहे होंगे तो बुक आपको निकालनी पड़ेगी, वो निकाल के फिर आप चला लेंगे, ठीक है। बहरहाल हमारा फॉर्मेट ही क्या है, अभी भी जो देखकर आए, कोई भी मेथड हो हम तो ये कर रहे होते हैं, कॉस्ट लेस डेप्शन बुक वैल्यू, डेप्शन बुक वैल्यू, डेप्शन बुक वैल्यू। तो जिस दिन चेंज आया उस दिन की बुक वैल्यू पकड़ लोगे, वो पहले अवेलेबल होगी, करके देखते हैं, ठीक है। चलें जी आगे। अच्छा जी, अच्छा, मिस्टर उमर परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 20,000 ऑन यकम जनवरी 12, लाइफ ऑफ एसेट इज 10 साल एंड इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज 2,000। अच्छा, अब ये जो होता है ना सवाल, ये तरीका याद रखो, ऑन यकम जनवरी 14 कुछ हो रहा है तो यहां तक पहुंच जाया करो, पहले इसको ना देखा करो, पहले यहां पे पहुंचो फिर देखते हैं कि इसका क्या करना है, ठीक है। तो यकम जनवरी 12 को एक एसेट खरीदा, ठीक है, लाइफ उसकी, ये तो पता नहीं बाद में, लाइफ उसकी कितनी है? 10 साल। अब खामोश है तो स्ट्रेट लाइन मेथड लगा देंगे, ठीक है, सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? क्वेश्चन 44। अब
मामला क्या है? मामला ये है कि आपका एसेट किस दिन आया है? मेरा टायर जरा सेट कर लूं। अच्छा जी, यकम जनवरी 12 को, और कुछ जो गड़बड़ हो रही है वो यकम जनवरी 14, तो पहले वहां तक पहुंच जाओ, ठीक है? तो यकम जनवरी 12, कॉस्ट कितनी है? 20,000। उसके बाद 31 दिसंबर 12 आएगा, डेप्रिसिएशन। भाई नजर आ रहा है? कोने वाले इधर देखो जरा, नजर आ रहा है? तुम कौन से गुजारे हो? तुम्हें तो सही नजर आना चाहिए। किस कोने वाले की बात की है? इसलिए मैं पहली रो में जरा बच्चे कम बैठाता हूँ। खैर जी, कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू और रिमेनिंग लाइफ पूरा साल है। अच्छा यार, एक बात मैं भूल गया पिछले सवाल में, वो जो मैंने करवाया था। चलो खैर, वो एग्जांपल, वो मैंने ये बताना था कि रिफ्लेक्शन अगर ड्यूरिंग द ईयर एसेट खरीदना और आउटपुट मेथड तो क्या करना है, तो कभी फिर पूछ लेना, कभी फिर पूछ लेना। फिलहाल तो फ्रैक्शन का ये फिलहाल ये सवाल कर लें जी। 1800 बुक वैल्यू, 18,200। उसके बाद 31 दिसंबर 13, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, दोबारा लिखने का दिल तो मेरा नहीं कर रहा था, पर्चे में ना लिखना, डिवाइडेड बाय स्ट्रेट लाइन। यही तो कहता था हर साल फॉर्मूला सेम, यानी हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर जी 1800। यानी अगर कोई और किसी तरीके से कर रहा होता तो 2 साल की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट आती 3600 जी, 16,400। ये क्या है जी? बुक वैल्यू किस दिन की जी? 31 दिसंबर 13 की, ठीक है? अब 31 दिसंबर 13, रेड मार्कर देना, 31 दिसंबर 13 का दूसरा मतलब यकम जनवरी 14 होता है ना। तो यही तो हमारी इस वर्किंग की खासियत है कि ये हमें हर वक्त बुक वैल्यू अवेलेबल कर रही थी, और इसने यकम जनवरी 14 की भी बुक वैल्यू हमें अवेलेबल की हुई है। यकम जनवरी 14 कोई गड़बड़ हुई है क्या? यकम जनवरी 14 पर इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स रिमेनिंग लाइफ इज ओनली, तो रिमेनिंग लाइफ सवाल ने हमें बता दी कितनी है? 6 साल। अब एक एसेट जो हमने लिया था उस वक्त लगता था, किधर गए तुम्हारे वाला मोटरसाइकिल, याद है कल, ठीक है? तो हमने जब एसेट लिया था लगता था 10 साल चलेगा। 2 साल चलने के बाद हमने कहा नहीं नहीं नहीं, अब मजीद कितना चल पाएगा? हालांकि दरअसल ओरिजिनल एस्टीमेट के हिसाब से इसको मजीद 2 साल गुजरने के बाद मजीद कितना चलना चाहिए था? 8 साल, लेकिन अब कितना चलता नजर आ रहा है? 6 साल। तो ये एस्टीमेट अंदाजे में चेंज आ गया। तो उसकी अकाउंटिंग का क्या तरीका है? जिस दिन चेंज इन एस्टीमेट आया है उस दिन की बुक वैल्यू और उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ। अब बचपन का सवाल है, हाँ जी, बुक वैल्यू वर्किंग ने दे दी, रिमेनिंग लाइफ सवाल ने बता दी, ठीक है? तो वैसे आज मैंने बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनाना सिखाना था, इस दफा आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं, मुझे नहीं पता किस तरफ जाएगा ये सेशन और क्या करेंगे आप लोग, कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं समझ आ रहा है ना, बस यही है आपकी कामयाबी। अच्छा जी, तो अब ये देखो जी, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट आ गई हमारे पास 16,400 और रिमेनिंग लाइफ 6, ठीक है? अब रिमेनिंग लाइफ इस दिन है, ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन किस दिन निकालेंगे? 31 दिसंबर 14 पे। अब कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे? बड़ी तवज्जो से, कोई नोट ना करे, कोई किसी से बात ना करे, जो बात हाइब्रिड में बच्चे करते हैं मैं उनको देख रहा होता हूं, मेरी तरफ से आखिरी चांस है उनको। हाइब्रिड में बोलने वाला बच्चा दूसरों को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि मैं हूं नहीं तो गप्पे लगाते रहते हैं, इसलिए मैंने आइडेंटिफाई कर लिए बच्चे, एक आध दिन के बाद फिर मैंने इनको सजा देनी शुरू कर देनी है। और जो बच्चा बच्चों को डिस्टर्ब करता है उसकी सजा तो क्लास से बाहर ही जाना होता है, ठीक है? यहाँ पे फिजिकल में खड़ा भी कर देता हूँ, ठीक है? हाइब्रिड गर्ल्स एंड बॉयज दोनों तवज्जो फरमाएं। अच्छा जी, कहना तो ये चाह रहा था कि सबकी तवज्जो चाहिए मुझे। बच्चे क्या कहेंगे? बच्चे कहेंगे बुक वैल्यू, चलो ठीक है जी, आ गई 16,400, रिवाइज रेजुअल वैल्यू वो कोई नहीं रिवाइज हुई तो वही उठा लेंगे। अब दिल में पता है क्या आती है? डिवाइड कर दें 5 से, ऐसी दिल में आती है, हालांकि गलत है, मैं सही कराता हूं। दिल में क्या आ रही है कि 5 साल लाइफ तो इधर थी, 6 साल तो इधर थी, यहाँ पे तो 5 नहीं रह गई होगी, तो इसका मतलब फिर यहाँ पे 10 साल लाइफ थी तो यहाँ पे 9 नहीं रह गई होगी। ये तो गलत बात कर रहे हैं आप। जब आपने ऐसे खरीदा था यकम जनवरी के, कितने साल उसकी जिंदगी बाकी थी? 10। तो हम तो ईयर एंड तक उसको लेकर आ रहे हैं, तो ईयर एंड तक लाते हुए कितना डेफिसिट करना है? तो 10 से डिवाइड करके पूरे साल की डेफिसिट निकलनी है ना। तो भाई इसको लिखा ही ना करो ऐसे, ठीक है? डेप्रिसिएशन निकालनी है अब अगले साल की, एस्टीमेट चेंज आ गया साल के पहले ही दिन, तो क्या लेना है आपने? बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। हमें वर्किंग से मिल गया, तो बोलो रेजुअल वैल्यू अगर रिवाइज होती तो वो वाली लेते, नहीं हुई तो पुराने वाली ले ली, ठीक है? डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ से, वो रिमेनिंग लाइफ किस दिन खड़े होकर निकालेंगे? इसीलिए मैंने फिलहाल ये डेटिंग लिखी ताकि कंफ्यूज ना हो, इस दिन खड़े होकर लाइफ निकालने लग जाए। नहीं, लाइफ भी किस दिन निकालनी है? जिस दिन एस्टीमेट चेंज हुआ था। एस्टीमेट चेंज किस दिन हुआ था? यकम जनवरी 14 पे। आपने निकालनी नहीं, पहला सवाल है, आपको उसने बताया हुआ था ऑन यकम जनवरी 14 इट इज एस्टिमेटेड दैट रिमेनिंग लाइफ इज ओनली 6 इयर्स। तो यकम जनवरी 14 पे रिमेनिंग लाइफ कितनी है जी? 6 साल। ओके डन। अब बेशक इधर डेट लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, कभी भी इस दिन खड़े होकर ना रिमेनिंग लाइफ निकालने लग जाना, गड़बड़ हो जाएगी। 2 बातें बताइए आपको सिर्फ, बुक वैल्यू भी किस दिन निकालनी है? डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, रिमेनिंग लाइफ भी डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट जी। 2400 और 14,000। अच्छा ये क्या आ गया जी? अब बुक वैल्यू, अब उसके बाद एक और कर लेते हैं 15 की भी, डेप्रिसिएशन एक और निकाल दें। ये इसलिए कर रहा हूं कि आपको जरा ये हो कि अब मेथड स्ट्रेट लाइन ही है ना, तो आगे फिर वही सेम अब चलता है। अगले 6 साल अगर कोई और चेंज ना आए तो अगले 6 साल यही डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगता जाएगा, यही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता जाएगा, स्ट्रेट लाइन है ना। और 6ठे साल के एंड पर 2,000 रुपए की रेजुअल वैल्यू, घर पे जाके चेक कर लेना, ऐसे ही होगा, लेकिन मैं इससे आगे नहीं जा रहा, ठीक है? डिवाइड बाय 6, ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो बस एक बार कभी भी फॉर्मूला नहीं बदलता था, लेकिन बदलना क्यों पड़ा? क्योंकि अब पुराना एस्टीमेट चेंज हो गया ना, तो पुराने हिसाब से चले तो हमारा एसेट डेप्रिशिएट या ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा,
तो गड़बड़ है ना, एस्टिमेट चेंज हो जाए तो बुक वैल्यू और रिमेनिंग लाइफ, उससे ऑनवर्ड्स बस फिर यही कहानी चलती जाएगी 2400 एंड सो ऑन अगले 6 साल तक। अच्छा वैसे सवाल की रिक्वायरमेंट वैसे ये होती नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको इस वर्किंग की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। यानी अगर पर्चे में आपसे, वैसे तो कंफर्टेबल ही है, देर तो नहीं लगती, पर्चे में आपसे कहे डेफिनेट एक्सपेंस निकाल दो स्ट्रेट लाइन के अंदर, फिर शायद आप ये काम करें ना, सिर्फ डेफिनेट एक्सपेंस तो ये पड़ा है 1 2 3 4। लेकिन देखो इससे हेल्प कितनी मिल जाती है, अगर एस्टिमेट चेंज है तो आप ना अंग्रेजी ज्यादा लिखो, फटाफट वर्किंग का फॉर्मूला लिखो, आपको हेल्प तो 12 मिल ही जाती है जी। 11,000 ये वैसे ही मैंने, चलो आप कहते हैं तो लिख दिया 12, ठीक है जी। तो एस्टिमेट चेंज की अकाउंटिंग बस इतनी सी ही है, एस्टिमेट चेंज की अकाउंटिंग बस इतनी सी ही, ठीक है जी। भाई क्या कह रहे हैं, डेफिनेट एक्सपेंस मांगा हो, लेट्स से 31 दिसंबर 14 का मांगा हो, तो आपको सिर्फ इतना सा रिक्वायर्ड है, यानी यहाँ पे लिखो डेफिनेट एक्सपेंस, ये वर्किंग शो करो और ये फिगर लिखो, आपका आंसर है, ठीक है ना। मैं तो वैसे फॉर्मेट पे डाला हुआ है, लेकिन अब वो अलग बात है कि अगर आप सिर्फ इतना सा काम करना चाहेंगे तो आपको पहले 16,400 भी चाहिए, तो फिर आप उसको निकालने के लिए 20 में से ये 2 डेफिनेट माइनस करके वो फिगर निकालेंगे, तो ठीक है, फिर उसको आप फॉर्मूला में यूज भी कर सकते हैं। बाकी अगर सिर्फ इस साल की मांग रहे हैं जैसे, तो आप वो बेसिक डायरेक्ट करेंगे इंशाल्लाह डायरेक्ट भी, फिलहाल तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट चाहिए, रिमेनिंग लाइफ चाहिए। अच्छा कभी कभी ऐसा करता है, क्या हुआ, जैसे मैंने ये बोला था, इस दिन खड़े होकर 1 साल गुजर चुका था, इसकी असल लाइफ 3 साल थी ना, हमारी एग्जांपल की असल लाइफ क्या थी 3 साल। 1 साल गुजरने पर हमें पता लगा कि इसकी 2 साल लाइफ बढ़ गई है, तो यहां खड़े होकर मैंने कहा 2 तरह से ये भाई साहब यानी आप बात कर सकते हैं, आप 1 साल गुजरने के बाद टोटल लाइफ कितनी होगी, टोटल लाइफ 5 साल, तो यहां खड़े होकर भाई ये भी कह सकते हैं कि अब बकाया 4 साल चलेगा, या वो ये कह सकता है दिन खड़े होकर अब टोटल 5 साल चलेगा। ये बात समझ आई, यहां खड़े होकर ये बंदा 2 तरह से ये बात बोल सकता है, ये एस्टिमेट चेंज जो आया है, लाइफ टोटल कितनी अब हो गई है 5 साल, लाइफ टोटल कितनी हो गई है 5 साल, या इस दिन खड़े होकर अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है 4 साल। अब ये दोनों तरह से बात बोली जा सकती है, सवाल में यूं भी लिखा हो सकता है ऑन यकम जनवरी 21 इट इज एस्टिमेटेड दैट रिमेनिंग लाइफ इज 4 साल, ये लिखा हो सकता है ऑन यकम जनवरी 21 इट इज एस्टिमेटेड या एस्टिमेट हैज बीन चेंज्ड एंड टोटल लाइफ इज 5 साल। दोनों तरह से लिखा हो सकता है, ये बात किसको समझ नहीं आई, ये बात फिर सुनो। यहां खड़े होकर सवाल मेरा सवाल है ना, मैंने यहां पे लिखा ऑन यकम जनवरी 21 एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ चेंज टू, या बल्कि यूं लिखें रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एस्टिमेट हैज बीन चेंज्ड एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 4 इयर्स। यही जुमला यूं भी लिखा हो सकता है ऑन यकम जनवरी 21 एस्टिमेट हैज बीन चेंज्ड एंड टोटल लाइफ इज 5 इयर्स। अब अगर टोटल लाइफ 5 इयर्स है तो रिमेनिंग आपको खुद निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपने एस्टिमेट चेंज होने के बाद अगर डेफिनेशन निकालनी है तो वो आपने रिमेनिंग लाइफ पर ही निकालनी है, ठीक है। तो असल में आईकैप को ये पसंद है ज्यादा, इस तरफ ज्यादा, ठीक है। बहरहाल दोनों तरह से टेस्ट कर सकता है, तो ये बात यूं लिखी हुई आपको मिल गई थी ऑन यकम जनवरी 14 इट इज एस्टिमेटेड दैट रिमेनिंग लाइफ इज ओनली 6 इयर्स। ये बात यूं भी लिखी हो सकती है, ये ऑन यकम जनवरी 14 इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स टोटल लाइफ इज 8 इयर्स। अब मसला ये है कि आप टोटल लाइफ दे तो आपको रिमेनिंग लाइफ खुद निकालनी पड़ती है, तो आपको देखना पड़ेगा कितने साल गुजर गए, टोटल कितने हैं तो कितने अब रिमेनिंग है, ठीक है। तो टोटल लाइफ यहां पे लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करके ऊपर अपने पास लिखो यहां पे कि अगर सवाल में टोटल लाइफ गिवन होगी, अगर टोटल लाइफ दी होगी, मैं उठा लेता हूं फिलहाल, मुझे लिख लो, तो हम रिमेनिंग लाइफ खुद निकालेंगे। उसकी वजह क्या है बेटा, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए रिमेनिंग लाइफ ना, ठीक है। अच्छा अब ये रिमेनिंग लाइफ कैसे निकालेंगे, ये रिमेनिंग लाइफ कैसे निकालेंगे जी आप, टोटल लाइफ में से, हाँ बस इतनी सी बात है, तो ये अपने पास लिख लो अपने अल्फाज में कहीं जी। इस सवाल के अंदर टोटल लाइफ 8 है, 2 गुजर चुके हैं, तो रिमेनिंग तो वही 6 पहले उसने दे दिया था, ये निकालना भी पड़ सकता है, क्योंकि हमें तो चाहिए रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट। ये दोनों चीजें चाहिए मुझे। किधर क्या फॉर्मूला मेरा, ये बुक वैल्यू भी एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट, रिमेनिंग लाइफ भी एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट। तो अगर टोटल लाइफ दी होगी तो रिमेनिंग लाइफ हम खुद निकालेंगे जी। टेस्ट ले लेता हूँ, शायद कल ले लूँ, बना लूँगा किसी दिन, पहला हफ्ता जरा छुट्टी है ना, किसी भी दिन हो सकता है। वैसे आपका टेस्ट वीक के अंदर टेस्ट जो हुआ करेगा वो मंडे का दिन बता रहे हैं, अभी नोटिस बोर्ड पर मुझे लग जाएगा फाइनल होता है तो प्रॉबेबली मंडे, सॉरी ट्यूसडे का, मंडे को FR2 है, ट्यूसडे को आपका है, और फ्राइडे को आई थिंक CMA का है। ये ड्यूरिंग क्लासेस ही होते हैं टेस्ट जी। ड्यूरिंग क्लासेस का मतलब कि क्लासेस पढ़ के जाके दे देना, क्लास से छुट्टी नहीं होती, टर्म टेस्ट की छुट्टी नहीं होती, तो ठीक है। टेस्ट रूम में सुबह से शाम 5 बजे तक आपको अवेलेबिलिटी होती है, टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी वक्त अपनी कन्वीनियंस से, लेकिन देना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें जी, इसमें क्या है, ऑन यकम जनवरी 15 एन एसेट कॉस्टिंग नवे इज परचेज विद द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10,000 एंड लाइफ ऑफ 16 साल। ऑन यकम जनवरी 18, इधर देखें जी, 15 गया, 16 गया, 17 गया, 3 साल गए, और 18 को क्या हुआ, इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल लाइफ इज 10 साल एंड न्यू रेजिडुअल वैल्यू इज ओनली 5 साल। आप क्या करें, सबसे पहले तो यकम जनवरी 18 पे पहुंचे, ठीक है, यकम जनवरी 18 पे आए, 3 साल डेप्सिट करके, और यकम जनवरी 18 यानी 31 दिसंबर 17 पे वो यकम जनवरी 18 की बुक वैल्यू बन जाएगी, तो ये मिल गई। अब हमें यकम जनवरी 18 पर क्या चाहिए, रिमेनिंग लाइफ।
सवाल में उसने क्या बता दिया आज, टोटल लाइफ। तो अगर टोटल लाइफ दिया तो रिमेनिंग हमें खुद, हम कहेंगे जी ये 10 साल टोटल लाइफ गिवन है। अब 15 कोई एसिड आया 15 में, तो 15 16 17 3 साल गुजर चुके थे, तो रिमेनिंग कितनी है, ये 7 आपने खुद निकालना था। कितने बच्चों ने निकाल लिया था? गुड। एक काम ना करें यार, लास्ट टाइम ये मैंने ना इस नोट किया था, मुझे लगता है बाद में कुछ लगा देता हूँ। खुले जा सिम 44 आपके सामने मौजूद है, बोलो। 45 नहीं है? ओ माय गॉड, वही नहीं है जो मैंने दिखा रहा था। चलो चलो बाकी तो आ गए ना। अच्छा अभी इसको कोई मसला है, इस सवाल को मसला है? इस सवाल में आपने बस ये करना है कि जब रेजिडुअल वैल्यू भी लेनी है ना तीसरे साल के बाद चौथे साल में, तो वो भी नई वाली ले लेनी है। पहले रेजिडुअल वैल्यू 10,000 थी, अब कितनी हो गई है? यानी यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे जो चेंज हुआ है फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर तो आपके ये 45 वाले सवाल के अंदर क्या होगा, आपकी डिप्रिसिएशन 3 साल की कैलकुलेटर को बुक वैल्यू आई होगी, वो बुक वैल्यू उठाओगे, लेकिन माइनस वो 10,000 करते आ रहे रेजुअल वैल्यू, वो नहीं होगी बल्कि 5,000 हो जाएगी। ठीक है ना? नहीं समझ आ रही है? इसमें कोई बात है नहीं, शुरू कर ले सवाल फिर करना जी। किस दिन खरीदा था एसिड? क्वेश्चन 45, यकम जनवरी 2000, कॉस्ट 90,000। 31 दिसंबर 15 पर डिप्रिसिएशन करेंगे 90 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 16 जी 5 85 बुक वैल्यू आ गई। 1000 में चला गया सवाल, तेजी पड़ गई है क्योंकि ऐसे ही आप लोगों ने मुझसे करवाया। स्ट्रेट लाइन है तो फिर 90 ही चलेगा। अच्छा आप देखो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अब क्या करूं, आप लोगों को बातें समझ ही नहीं आ रही सादा सादा जी। तो सेम फॉर्मूला चल रहा है क्योंकि मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। तो फिर 580, लेकिन अभी भी रुकना नहीं है, 17 का भी एंड कर लो डेप्रिसिएशन, और वही फॉर्मूला सेम, और 5 की डिडक्शन निकल कर बुक वैल्यू आ गई। अच्छा कोई बच्चा इसको डायरेक्ट निकालना चाहे, यानी उसको सिर्फ 18 की डिडक्शन कही गई हो निकाल दो, स्ट्रेट लाइन मेथड हो, तो वो डायरेक्ट निकाल सकता है। वो तो एक ही लाइन के अंदर निकाल लेना, कॉस्ट में से 3 साल की डिडक्शन को माइनस करके। लेकिन मैं आपको वैसे वर्किंग के फॉर्मेट पे ले, यानी कि ये 75 पे आप यूं भी पहुंच सकते थे, 90 माइनस 90 बटा 16 इंटू 3। आंसर चेक करो इसका क्या आता है। ओ सॉरी 90 माइनस 10 भी है, 90 माइनस 10 डिवाइड बाय 16 इंटू 3 करो जी 70। तो ये मैं डायरेक्ट किस पे पहुंच गया? बुक वैल्यू पे। क्या किया मैंने? कॉस्ट में से माइनस किया, अक्यूमुलेटेड। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो नहीं सकता, ये सब मुमकिन है, पर मैं फिलहाल वर्किंग का फॉर्मेट में डाल के ना चीज याद करा रहा हूं कि जिस दिन एस्टीमेट चेंज हो उस दिन की बुक वैल्यू पे हमने आना है, वो जरा याद हो जाए आपको। बाकी देखो स्ट्रेट लाइन मेथड तो एकदम से हम 75 पे पहुंच सकते थे, सिर्फ 18 की डिडक्शन मांगता हमसे, तो हम ये 75 को पकड़ के रिमेनिंग लाइफ में डिवाइड करते और काम हो जाना था। ये बिल्कुल आप कर सकते हैं, बल्कि ऐसा हम किया करेंगे। ओके फिलहाल में जी। तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था बेटा, जो आपको समझ नहीं आ रही थी, कि ये बुक वैल्यू यकम जनवरी 18 की है। अब जब हमने अगली डेप्रिसिएशन लेनी है, मैं ये कह रहा था, जो आपको समझ आ रही है, इधर देखें, हमने ये डेप्रिसिएशन लेनी है, इसमें क्या करना है? बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट लेनी है। कितनी है? 75। और रेजल वैल्यू ये वाली नहीं लेनी, बल्कि वो रिवाइज होकर 5 हो गई है, वो लेनी, बस ये बता रहा था। ठीक है, डिवाइड करना है हमने इसको रिमेनिंग लाइफ से। अब रिमेनिंग लाइफ भी किस दिन खड़े होकर निकालनी है? किसी दिन, यकम जनवरी 18 पे। तो एक ऐसे जो यकम जनवरी 15 को आया था, यकम जनवरी 18 तक कितने साल गुजर गए उसके? 3। अब ओरिजिनल लाइफ तो 16 थी, तो देखा जाए तो रिमेनिंग लाइफ बनती कितनी थी इसकी? 13 साल बनती थी रिमेनिंग लाइफ, लेकिन वो कह रहा है कि टोटल लाइफ कितनी रह गई है? 10। तो अब अगर हम उससे रिमेनिंग, यानी कि उसने देखा नहीं ये 16 साल, हमने गलत ही सोचा था, 3 साल बाद पता लगा ये 16 साल चलने वाली तो चीज नहीं, तो 10 साल ही टोटल चलेगा। अब टोटल नहीं चाहिए हमें ये देखना है कि 3 साल चल चुका है, रिमेनिंग कितना है। तो ये रिमेनिंग 7 ईयर्स आपने खुद निकाला 10 माइनस 3 करके। ठीक है जी, 10 आ गया। ये 31 दिसंबर 17, तो 31 दिसंबर 17 पे बुक वैल्यू 18 ही है, नजर नहीं आ रहा जी, 65। अब अगला चलो कर लो फिर 31 दिसंबर। ठीक है, इतना ही है, तो मेरी तरफ से भी एक हो जाए। स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब आगे सेम, यानी कि अब आगे कभी भी कोई चेंज ना आए तो बस ठीक है, आगे कोई चेंज ना आए, अगले 7 साल तक यही फॉर्मूला लग कर 5,000 रुपए बचेंगे एंड पे। ठीक है, अब ये आप लोगों ने जाती की मेरे साथ, अब मैं आपके साथ भी थोड़ा सा छेड़खानी करूंगा। क्या मुझे नजर आगे के बाकी सोल्यूशंस हैं? लेट्स सी, दिखा दूंगा ना, कल फिर कर लेंगे। 46 इसको कल करेंगे। और बताएं। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। ये सवाल तो मैं सारे कर दूंगा, मैं सोल्यूशन भी नहीं दिखा रहा, ठीक है, क्योंकि अब टाइम हो गया खत्म। अब थोड़ा सा आप शफकत ये करें, इसको कल पे छोड़ें। वैसे ये ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, इसको कल मैं खुद करा दूंगा, ये गलत है, इसको काट दें। ऑन यकम जुलाई 18 डेफिनेशन मेथड इज चेंज टू स्ट्रेट लाइन। हाँ, ईयर एंड 30 जून है, सुभान अल्लाह।
मसला क्या है, ईयर एंड 30 जून है, मैं यार करवाऊंगा, क्या करें, आज कॉस्ट डिटर्मिनेशन पे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, ठीक है, कोई मसला नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है ना, इसलिए ये काम जो मैंने आज करना था ये अब कल पे चला गया है, और कल अब रीवैल्यूएशन की बुनियाद पड़ेगी इंशाल्लाह क्लास के एंड पे आखिरी 15-20 मिनट में जो रिटेन अर्निंग्स वगैरह सिखाऊंगा। अच्छा ही हो गया वो कल अलग से हो जाए, परसों पे फुल फ्लैज रिवैल्यूएशन। लेकिन मैंने अभी आपको छुट्टी नहीं दी, मैं आपको बताने लगा कि आपने क्या पढ़ के आना है। ये देखें जी, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट मैंने आपको शुरू करवाया था, जिसमें हमने पीपीई की डेफिनेशन पढ़ ली थी पहले दिन ही गालिबन। ये यहाँ पर इसलिए नहीं है जरा अंडरलाइन वगैरह, क्योंकि यहाँ पर पढ़ा नहीं था, वो दूसरे हैंडआउट पे पढ़ा था ना, ठीक है, वो दूसरे हैंडआउट के अंदर आपको ये देखो ये डेफिनेशन हाईलाइट हुई नजर आ रही है, ये डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी थी, ठीक है, डिस्टिंग्विश करना भी बता दिया था। रिकग्निशन क्राइटेरिया अभी पढ़ाया नहीं है आपको, लेकिन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो है ये आपने एज अ होमवर्क पढ़ के आने हैं, रीड ओनली करना है सिर्फ। इनमें आपको 3 से 4 चीजें शायद मिलेंगी जो आपको परेशान करेंगी। ये बातें वही हैं जैसे मैंने आपको बताया, कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई कंप्राइजेस, कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है, परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स, डिस्काउंट्स कर दिया मैंने इसको, ट्रेड डिस्काउंट ये पुरानी बात है, अब हम नया ट्रीटमेंट डिस्काउंट्स दोनों ही ले जाते हैं, ठीक है। फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग एसेट टू लोकेशन एंड कंडीशन, बला बला वही वाली बात, जिसमें क्या क्या शामिल है, एम्प्लॉय कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन, इसीलिए तो मैनेजर को सैलरी, मैनेजर की सैलरी को डाल वो डायरेक्टली इस वजह से नहीं आ रही थी, वो तो वैसे ही पढ़ रही थी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, असेंबली कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट टू डिटरमिन, सिर्फ टेस्टिंग कॉस्ट टू डिटरमिन वेदर एसेट फंक्शन प्रॉपर्ली, प्रोफेशनल फीस, इनिशियल एस्टिमेट और डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं कल खुद पढ़ाऊंगा। बहरहाल आपने चूंकि थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है इस कॉन्सेप्ट को इंट्रो में, तो इसको रीड जरूर कीजिएगा, ये चीजें बहरहाल आपके सामने होनी चाहिए। जैसे आपने देखा है 2 सवाल आपके सामने हैं, दोनों में ही ये यूज हुआ है, आगे भी आपके सवालों के अंदर ये अक्सर औकात आपको यूज होता नजर आएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पेज नंबर 116 चल रहा है। अच्छा, उसके बाद ये वाला अभी आपने पेंडिंग रखना है, मैं खुद पढ़ाऊंगा ये पैरा, थोड़ा सा बोरिंग कॉस्ट का नाम आ गया, परेशान ना हो जाए। अच्छा, वो कॉस्ट जो नहीं होनी चाहिए, शामिल कॉस्ट का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, वो क्या क्या है यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ देखो एडमिन एंड अदर ओवरहेड्स, लेकिन अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल बन जाए तो जबरदस्ती करवाई हुई है मैंने कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो जाएंगे तो ये शामिल होते हैं, लेकिन सिर्फ लिखा हुआ लफ्ज एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स, अदर ओवरहेड्स फिर नहीं। इसीलिए तो मैंने बार बार कहा, वो जो लाइन है ना कि ये ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन 3 महीने बढ़े हैं, इस वजह से हम ले रहे हैं, वरना ओवरहेड्स को कभी भी हम उसका पार्ट नहीं बनाते। फिर कॉस्ट को ऐड करना कब रोक देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो जब रेडी हो जाए तो कॉस्ट उसमें ऐड करना रोक देना, ठीक है, बिल्कुल ये पढ़ना चाहिए आपको। उसके बाद एक एग्जांपल है छोटी सी, इसको अगर आप कर लेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएंगी चीजें आपको, ठीक है। आंसर इसका नीचे अवेलेबल है, आगे कुछ नहीं पढ़ना आपने, सब्सिक्वेंट मैंने खुद पढ़ाना है अभी। इंस्पेक्शन, मेजर ओवरऑलिंग, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, इसमें अगर कुछ रह गया तो अब देख लें, ये रहना नहीं चाहिए। यहाँ पे आपने ये सारी डेफिनेशंस पढ़नी है, इसकी एग्जांपल्स समेत पढ़नी है, ये रीड करके आना है। अगर आज आपने प्रैक्टिकली काम थोड़ा किया तो ये दूसरा काम आपका पूरा हो जाए, ये बाद में आपके गले पड़ जाता है। ये भी होमवर्क चल रहा है सारा, ठीक है। डेप्रिसिएशन ये पढ़ा हुआ है आपने, किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो पढ़ ले। एग्जांपल समेत बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आई कैप की किताब की एग्जांपल्स हैं इसमें। मेथड्स ठीक है, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस फिलहाल इससे आगे ना जाएंगे। जहाँ मैंने लाइन लगाई थी ना, बस इस लाइन को इंश्योर करें, यानी कि आज हम 120 सफ़ा पूरा 119 छोड़ दिया है, 18 भी छोड़ दिया, उससे पीछे फिर सारे सफ़े हैं 17, 16, ठीक है। डेफिनेशन तो पहले पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो ये 17, 16 ये कुछ रीडिंग करके आनी है, पास पेपर 4 करके आना है। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।